नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेज पे। तो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर आप हरियाणा जीके के साथ सेंटर जीके भी कराओ तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हम सेंटर जीके के बारे में पढ़ेंगे। और सेंटर जीके में भी जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ से जो सब्जेक्ट उठाने वाले हैं, तो पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा इतिहास। तो सेंटर जीके हम इतिहास विषय से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है, पोल साइंस है, पब एड है, इको है, जियो है, ईवीएस है, फिलोसफी है, सोशोलॉजी है, या फिर इंडिया जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर है, सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, ये जो सब्जेक्ट आते हैं उनको भी पढ़ेंगे बारीकी से। तो आज जो आप पढ़ने वाले हो टॉपिक वो पढ़ोगे इतिहास के बारे में। इतिहास, हिस्ट्री। आज हम इतिहास विषय के बारे में पढ़ेंगे। और इतिहास जैसा कि आप सभी को पता है 3 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो प्राचीन काल का जो भारत है यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और आजकल क्या है जो 4th पार्ट है इसका वो भी इसमें ऐड कर दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। तो आपका क्या है इतिहास की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन इतिहास और सेकंड है आपका मध्यकालीन इतिहास और इसके बाद है आपका आधुनिक इतिहास और इसके जस्ट बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ना है। और आज हम यानी कि जो प्राचीन इतिहास है इंडिया का, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या है जो फ्लो चार्ट है, ताकि क्रम में चीज़ें आपको पता चले, तो उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। तो स्टार्टिंग में जो प्राचीन इतिहास है यहाँ आपने जो पढ़ना है, तो यहाँ आपकी स्टार्टिंग होगी स्टोन एज से। स्टार्टिंग में जो चीज़ पढ़नी है आपने वो स्टोन एज पढ़नी है, यानी कि पूरा का पूरा जो पत्थरों का काल है, पत्थरों का काल है वो आपने पढ़ना है। तो पत्थरों का काल यानी कि यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको धातु का ज्ञान नहीं था, तो पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थरों के मकान में रहते थे और पत्थरों के औजारों से ही जो जंगली जानवर हैं उनसे अपने आप की रक्षा करते थे। तो जो स्टोन एज है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो आपका स्टोन एज है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। और जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में तोड़ा गया है। पहला है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आगे है आपका ऊंच पूरा पाषाण काल। ये आपने पूरा का पूरा जो पाषाण काल है ये आपने पढ़ना है। तो पूरा का पूरा जो स्टोन एज है ये आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। इससे पहले यानी कि जो पृथ्वी है उसका भूगर्भिक विकास है वो कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, आधुनिक मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। तो जो स्टोन एज है उसके बाद जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है आपने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने पढ़ना है, यानी कि पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी ये पहली नगरीय सभ्यता थी। और पहली नगरीय सभ्यता या नगरीय क्रांति किसने कहा है, वो कहा है गार्गिन चार्ल्स ने। और यहाँ का जो व्यापार था वो व्यापार बड़ा ज़बरदस्त था, यहाँ का व्यापार ज़बरदस्त था। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ वो 2500 से 1500 रहेगा मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग, और C14 के अकॉर्डिंग वो रहेगा 2350 से लेके 1750 BC तक। तो ये आपका क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन का रहेगा, कालक्रम रहेगा। और यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, और C14 कार्बन विधि के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड
क्या है। और पहली नगरीय सभ्यता किसे कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर सरस्वती सभ्यता, या इसको कहा गया है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, जलीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, तो सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो ये सभी नाम किसके हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन के हैं। इनको इन नामों से पुकारा गया है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और लगभग कितने स्थलों की खोज हो चुकी है अब तक? 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा भारत में अगर बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो कहाँ पे मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको वेल प्लान तरीके से बसाया गया था। एक अनुशासन प्रिय सभ्यता थी, इसमें कोई बाह्य आडंबर नहीं था, राजा के द्वारा नहीं बसाई गई थी, तो हथियार वगैरह का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना है। और इसके नेक्स्ट जो आपने सभ्यता पढ़नी है वो पढ़नी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड रहेगा 1500 से 600 BC। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में तोड़ा गया है। एक है आपका पूर्व वैदिक काल, जिसको आप ऋग्वैदिक काल भी कहते हो, ऋग्वैदिक काल, और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक सभ्यता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले वेदों की रचना यहीं पे होगी और आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया है, तो आर्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा गया है। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में सबसे पहले आपको मानव का कायाकलाप देखने को मिलेगा। और यहीं पे क्या है, जो गोत्र सिस्टम है, कर व्यवस्था है, राजा का संविधान है, वर्ण व्यवस्था है, तो उन सभी की जानकारी मिलेगी। यहीं पे क्या है आपका, यानी कल्चरल फॉर्म यहीं पे डेवलप होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन में डेवलप होगा। और आगे बढ़ के यानी कि प्रोग्रेस कहाँ पे होगा? वो होगा वैदिक सिविलाइजेशन में। तो जो पूर्व वैदिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1500 से 1000 BC। यहाँ पे आपने क्या है, ऋग्वेद की रचना होती है, और ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, सभा के बारे में पढ़ना है, समिति के बारे में पढ़ना है, संस्था के बारे में पढ़ना है। तो ऋग्वेदिक काल में आपने ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ना है। ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद हैं, तो पुराण है, और महाकाव्य रामायण है, महाभारत है। उसके बाद यानी कि उत्तर वैदिक काल आपने पढ़ना है, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा 1000 से 600 BC। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समाज में आपको निरंतर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो वैदिक टाइम पीरियड है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पे आपको निरंतर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे सभा व विदत है, यहाँ पे सभा व विदत की महत्ता कम हो जाएगी, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी है, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति यानी कि बदतर हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, यज्ञ वगैरह होते हैं, बट यहाँ पे यज्ञों में बलि का प्रावधान हो जाएगी। यहाँ पे जो विदत है, सभा है, समिति या राजा के चुनाव में भाग लेती है, बट यहाँ पे आके उनकी महत्ता कम हो जाएगी। तो यहाँ पे समाज में जो निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। वैदिक सभ्यता के बाद जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है आपने महाजनपद आप लोगों ने पढ़ने हैं। तो 16 महाजनपद थे। तो भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय में इन 16 महाजनपदों की जानकारी है। और महाजनपद यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ था। पहला नगरीकरण आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, और द्वितीय नगरीकरण कहाँ पे देखने को मिलता है? महाजनपद में। तो यानी कि इसको द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है, द्वितीय नगरीयकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे 16 महाजनपद थे आपके, 16, और उनकी जो जानकारी है वो मिलती है आपको भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय, 2 ग्रंथ है आपके, बौद्ध और जैन ग्रंथ। तो इनसे जानकारी मिलती है। यहाँ पे आगे क्या है, आप देखोगे 1000 BC में यूपी का एट्टा जिला अंतरजी खेड़ा जगह पे लोहे की खोज होगी, लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। तो लोहे की खोज होने से क्या है, जो अधिशेष उत्पादन है वो बढ़ेगा, व्यापार वाणिज्य होगा, तो उससे क्या होगा, एक नगरीकरण होगा। और इसको क्या बोला गया है? द्वितीय नगरीकरण बोला गया है। यहाँ पे आपने वैदिक में क्या है, यहाँ पे प्रशासन की इकाई थी कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। यहीं से जो जन है, जन कन्वर्ट होता है जनपद में, और जनपद किसका रूप ले लेता है? महाजनपद का। तो यहाँ पे क्या है, आपके स्टेट बनना आरंभ हो चुके थे, और जहाँ पे स्टेट हो गए तो वहाँ पे क्या है, स्ट्रगल होगा ही होगा। तो महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका मगध।
जो महाजनपद था, महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो आपका महाजनपद था ये था आपका मगध। और मगध यानी कि हर तरीके से यानी कि सर्वोच्च था। हाथी यहाँ पे मिलते थे युद्ध के लिए, युद्ध में उनका यूज किया जाता था। 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो यानी कि अभेद्य दुर्ग भी इसको कहा जाता है। तो मगध के ऊपर 7 वंशों ने राज किया। जो मगध है, मगध की महत्ता को देखते हुए जो 7 वंश है, 7 वंशों ने मगध के ऊपर राज किया। तो 7 वंशों में पहला जो वंश था वो था आपका हर्यक वंश, सेकंड था आपका शिशुनाग, और थर्ड था आपका नंद, और फोर्थ था आपका मौर्य, इसके बाद शुंग, और इसके बाद कण्व, और उसके बाद सातवाहन। और अगर आप ट्रिक याद करना चाहो तो ट्रिक होगी हसीन, मासूका का 7, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। यानी कि 7 जो वंश है उन्होंने कहाँ पे अधिकार किया, कहाँ पे राज किया, तो उन्होंने राज किया मगध के ऊपर। तो अब आपने इन सभी वंशों के बारे में पढ़ना है। जैसे हर्यक वंश है, इसको पितृहंता वंश कहा गया है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। तो उसके बाद आपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है नंद वंश। और नंद वंश का शासक अंतिम कौन था? पहला शासक था महापद्मनंद और अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद क्या था? एक दुराचारी शासक था और इसने 80,000 का जो सोना था वो गंगा नदी में छिपा रखा था। तो जो घनानंद है, घनानंद के टाइम में क्या होता है, एक तो होता है सिकंदर का अटैक, सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर का जब अटैक होता है भारत के ऊपर, कब होता है? 326 BC में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सिकंदर का भारत पे अटैक कब होता है? तो होता है 326 BC में। तो यहाँ पे आपको राजनीतिक स्थिरीकरण देखने को मिलेगा। और जो घनानंद है, घनानंद के टाइम में ही क्या था? चाणक्य था। और चाणक्य का नाम चाणक्य कहो, विष्णुगुप्त कहो, कौटिल्य कहो, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली कहो, या फिर मूल नाम अगर इसका पूछ रहे तो मूल नाम क्या था? मूल नाम था इसका अजय। तो ये भी किसके साम्राज्य में थे? ये थे नंद वंश का जो शासक था घनानंद, उसके साम्राज्य में थे। तो घनानंद के द्वारा किसका अपमान किया गया? चाणक्य का अपमान किया गया। तो इन्होंने कसम खाई तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे जब तक वो जो घनानंद है यानी कि इसके जो वंश है उसका समूल पतन ना कर दें। तो अब उसके बाद जो चाणक्य है, चाणक्य कहाँ पे गए? विंध्याचल की पहाड़ियों में गए। और वहाँ पे इनको कौन मिला? राजकिलम का खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य मिले और वहाँ पे इनको आधार का राजपाण में खरीदा। चाणक्य ने मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, विंध्याचल की पहाड़ियों में मिला और 1000 का राजपाण मुद्रा में उसको खरीद लिया और उसको कहाँ भेज दिया? तक्षशिला भेज दिया। अब जो चाणक्य है, चाणक्य की सहायता से जो चंद्रगुप्त मौर्य है किस वंश की नींव डालेगा? मौर्य वंश की नींव डालेगा। तो आपने अब आगे क्या पढ़ना है? मौर्य वंश पढ़ना है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी जो पीछे एग्जाम हुआ है सिस्टम इंजीनियर का, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसका महान शासक कौन था? महान शासक था अशोक। महान शासक अशोक था। और अशोक के अभिलेखों को लिखने का काम किसने किया है? चापड़। तो इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो अब मौर्य वंश के बाद जो वंश आएगा वो आएगा आपका मौर्योत्तर काल। जब मौर्योत्तर काल आएगा, मौर्य वंश, इसके बीच में क्या है? आपको भारत का राजनीतिक एकीकरण देखने को मिलेगा। राजनीतिक एकीकरण देखने को मिलेगा। यानी कि जब सिकंदर का अटैक होता है तो क्या होता है? राजनीतिक स्थिरीकरण आता है। और जब मौर्य वंश या मौर्योत्तर काल का बीच का टाइम है तो यहाँ पे आपको भारत का राजनीतिक एकीकरण भी देखने को मिलेगा। जो मौर्योत्तर काल है तो यहाँ पे जो छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती हैं, अटैक करती हैं। तो उनमें से है आपका पहला है हिंद यवन, पहला हिंद यवन, फिर है आपका शक, और फिर है आपका पार्थियन, और फिर है आपका कुषाण। कुषाणों को बोला गया है युची या तोखरी वंश का, तोखरी। और पार्थियन को बोला गया है पहलव।
और शक को बोला गया है सीथियन, और आपका जो हिंद यवन है इनको बोला गया है इंडो ग्रीक। जो इंडो ग्रीक है यहीं से आपका जो स्थापत्य कला है, हेलेनिस्टिक आर्ट है, यहीं से आपने ग्रहण की है। और जो हिंद यवन है यहीं पे जो मिलिंद है, मिनाडर है, नागसेन है, उनके बीच में जो मिलिंद पन्ने लिखी गई थी, वार्तालाप का जिक्र है। तो यहाँ पे आपने इनको पढ़ना है, हिंद यवन, शक, पार्थियन और कुषाण। हिंद को इंडो ग्रीक बोला जाता है, शक को सीथियन बोला जाता है, पार्थियन को पहलव और कुषाणों को युची। तो कुषाणों का सबसे महान शासक कौन सा था? कुषाणों का सबसे महान शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क था, और इसके टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। तो कनिष्क के टाइम में ही क्या था? चरक था, अशव घोष था और नागार्जुन था। नागार्जुन माध्यमिका सूत्र या सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, और इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो अब यानी कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बाद आपने जो वंश पढ़ना है वो पढ़ना है गुप्त काल। गुप्त काल यानी कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, यानी कि स्वर्ण युग इसको बोला गया है। तो यहाँ पे स्वर्ण युग इसको इसलिए कहा जाता है, तो भारत हर फील्ड में यानी कि नंबर 1 पे था। जो गुप्त काल है यहाँ पे जो भारत है नंबर 1 फील्ड पे था, हर क्षेत्र में नंबर 1 पे था। तो यहाँ पे गुप्त काल के अंदर जो चकाचौंध थी वहाँ पे इनको कमियाँ दिखाई नहीं दी, तो इसका पतन हो जाता है। और आगे जो वंश आएगा वो पढ़ना है आपने गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में एक वर्धन वंश है या पुष्यभूति वंश है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। तो इन्होंने हरियाणा के थानेसर के ऊपर अपना अधिकार किया था, उसी को राजधानी बनाया था, वहाँ पे राज किया था। और गुप्तोत्तर काल के बाद आपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है राजपूत वंश। तो यहाँ पे पढ़ना है आपने राजपूत वंश। तो यहाँ बीच का जो एरिया है, जो गुप्त काल है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपने? सामंतवादी प्रणाली आपको दिखाई देगी। और यही कारण है कि आप कहाँ पे प्रवेश करोगे, मेडाइवल में प्रवेश की ओर करोगे, तो आपने क्या पढ़ना है? राजपूत वंश पढ़ना है। तो यहाँ राजपूत वंश में आके देखोगे भारत क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, और वो भारत के ऊपर अपना अधिकार, जो छोटी छोटी शक्तियाँ हैं वो बना लेती हैं। तो ये क्या है? पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है जो आपका रहता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा का। तो अब यानी कि जो महाजनपद है, महाजनपद के बीच का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे क्या है? अनेकों जो धार्मिक आंदोलन है, यानी कि 6ठी शताब्दी BC में क्या होते हैं? भारत में अनेक धार्मिक आंदोलन होते हैं। वो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई है, शैव है, या फिर आपका वैष्णव है, अलवार है, नैनार है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म यानी कि उनका विकास कैसे हुआ, उनका पतन कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, या फिर उनकी शिक्षाएं क्या थी, समानताएं क्या थी, दोनों में असमानताएं क्या थी। तो ये सारे के सारे आपने पढ़ना। और बीच में क्या है? साउथ इंडियन हिस्ट्री वाला जो चेर चोल पांड्या वाला है वो भी आपने पढ़ना है। तो पहला आपने क्या पढ़ना है? जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास भारत का। तो पहले आपने स्टोन एज पढ़ना है। स्टोन एज में पूरा का पूरा पत्थरों का काल, जब मानव को धातु का ज्ञान नहीं था। और यहाँ पे आपने इतिहास को पढ़ने से पहले जो प्रागैतिहासिक काल है, आधे ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, उसको भी पढ़ना है। और BC क्या है, AC क्या है, AD क्या है, BCE क्या है, उनको भी आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। और उसके बाद आपने वैदिक सभ्यता। उसके बाद आपने जो वैदिक सभ्यता है 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया था, पूर्व वैदिक काल और इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है, उत्तर वैदिक काल। तो उसके बाद महाजनपद, और महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा जनपद था? महाजनपद था, वो मगध था। और बीच में आपने क्या देखना है? धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वैष्णव और शैव। तो उसके बाद जो मगध है, मगध के ऊपर 7 वंशों ने राज किया, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। तो यहाँ पे आपने नंद वंश पढ़ना है। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। वर्ण व्यवस्था का रक्षक उसको कहा गया है। और वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको कहा गया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। UGC नेट में प्रश्न पूछा गया था। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? ये 680 में पूछा गया था, 326 BC में। तो
चाणक्य है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, दिया मिले तो एक ही व्यक्ति के नाम है। भारत का मैकियावेली या मूल नाम क्या है? अजय है। और इसने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। और इस चाणक्य की सहायता से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने किस वंश की नींव डाली थी? मौर्य वंश की। और मौर्य वंश के बाद आपने जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, हिंद, यवन है, शक है, पार्थियन है, कुषाण है, इनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो काल आएगा वो पढ़ना आपने मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के बाद आपने गुप्त काल, और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, और फिर आपने राजपूत वंश पढ़ना है। ये सारा का सारा क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री का फ्लो चार्ट है जो आपने क्रम में चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ से काफ़ी बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।